तो चलिए आज एक दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। हम ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं। हाँ बिल्कुल। और फैराडेज लॉ बताता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। सही। पर सवाल ये था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का कि क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है? ये बहुत क्रूशियल सवाल था। और मैक्सवेल ने देखा कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में मतलब एक दिक्कत थी। हाँ, खासतौर पर चार्जिंग कैपेसिटर के केस में। एग्जैक्टली तो उसे ठीक करने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये वो तारों वाला करंट नहीं है ना? ये जुड़ा है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। बिल्कुल। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट समझिए कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की खाली जगह में भी होता है, वैक्यूम में भी, जहां कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। हाँ, जहां कंडक्शन करंट बिल्कुल नहीं है। तो मैक्सवेल ने दिखाया कि एम्पियर्स लॉ में अगर ये टर्म एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोड़ दें, अच्छा, तो वो इनकंसिस्टेंसी सॉल्व हो जाती है और हमें मिलता है जनरलाइज्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और इसमें एक सिमेट्री दिखती है ना? बिल्कुल। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड्स और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड्स, एक साइकिल बन गया। कमाल है। और यहीं से मतलब सबसे बड़ा प्रिडिक्शन निकला मैक्सवेल के इक्वेशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस। हाँ, कि ऐसी वेव्स होती हैं कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो स्पेस में प्रोपगेट करती हैं। राइट। और सबसे स्क्वीकी बात, जो स्पीड कैलकुलेट हुई इन वेव्स की, वो जानी पहचानी स्पीड ऑफ लाइट के एकदम बराबर थी। हाँ, सी। इससे ये नतीजा निकला कि लाइट वो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कितना बड़ा यूनिफिकेशन था ये। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट सब एक ही थ्योरी में। बिल्कुल। जिसे बाद में हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया और मार्कोनी ने कम्युनिकेशन में यूज किया। अच्छा, तो ये वेव्स बनती कैसे हैं? स्टेशनरी चार्ज से तो नहीं? नहीं, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स देते हैं। और स्टेडी करंट, उससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स मिलती हैं, वेव्स नहीं। तो फिर की आइडिया है एक्सेलरेटेड चार्जेस। एक्सेलरेटेड चार्जेस। अच्छा, जैसे कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा हो तेजी से। एग्जैक्टली। सोचिए एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पास में एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चलता रहेगा। हाँ, ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है, एक डिस्टर्बेंस जो एनर्जी लेकर स्पेस में प्रोपगेट करता है, वेव की तरह। और वेव की फ्रीक्वेंसी? वो सोर्स चार्ज की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। गॉट इट। अच्छा, और इन वेव्स का नेचर कैसा होता है? मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या बताते हैं? दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्रीज पर। ओके, परपेंडिकुलर। और दोनों ही वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली। जैसे अगर वेव z डायरेक्शन में जा रही है तो E फील्ड x एक्सिस पर ऑसिलेट कर सकता है और B फील्ड y एक्सिस पर, साथ साथ इन फेज। अच्छा, और उनकी स्ट्रेंथ का क्या, E और B की? वो भी रिलेटेड हैं। मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू B0 वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू E0 डिवाइडेड बाय C होती है, यानी B0 इक्वल्स E0 C। C यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हाँ, C इक्वल्स 1 स्क्वायर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम में फंडामेंटल कांस्टेंट है, करीब 3 × 10⁸ ms। और ये सभी EM वेव्स के लिए सेम है वैक्यूम में। सभी के लिए? रेडियो वेव से गामा रेस तक। हाँ, वैक्यूम में सब एक ही स्पीड से चलती हैं। पर अगर वेव किसी मटेरियल मीडियम से गुजरे तो स्पीड कम हो जाती है। हाँ, स्पीड बदल जाती है। वो हो जाती है v इक्वल्स 1 स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, जहां म्यू और एप्सिलॉन उस मीडियम की प्रॉपर्टीज हैं। समझ गई। तो इसी बेसिस पर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, वेव्स को क्लासिफाई करने का तरीका। हाँ, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर, और इनके बीच कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। तो अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से देखें, सबसे लंबी से छोटी की तरफ, पहले रेडियो वेव्स। बिल्कुल, एंटेनाज में एक्सेलरेटेड चार्जेस से बनती हैं कम्युनिकेशन के लिए। फिर माइक्रोवेव्स, वो अवन्स वाले। हाँ, गीगाहर्ट्ज रेंज में, रडार में और अवन्स में, जहां फ्रीक्वेंसी पानी के मॉलिक्यूल्स के रेजोनेंस से मैच की जाती है। इंटरेस्टिंग। उसके बाद इंफ्रारेड। हाँ, गर्म चीजों से निकलती हैं, हीट वेव्स भी कहते हैं। रिमोट कंट्रोल्स में, थर्मल इमेजिंग में और ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी रोल है। फिर आता है छोटा सा हिस्सा, विजिबल लाइट, जिसे हम देख पाते हैं। करेक्ट। लगभग 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। इसके बाद यूवी, अल्ट्रावायलेट,
सूरज से आती है, स्पेशल लैम्प से भी। ओजोन लेयर रोकती है इसे। स्टेरिलाइजेशन में काम आती है, पर हार्मफुल भी हो सकती है। हाँ, सुना है। फिर एक्सरेज? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट पर मारकर बनाई जाती हैं। मेडिकल इमेजिंग में बहुत यूज है। और आखिर में सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली गैमा रेज। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस में या रेडियो एक्टिव डीके से निकलती हैं। मेडिसिन में कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय करने में इस्तेमाल होती हैं। तो संक्षेप में कहें तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को यूनिफाई किया। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एक्सेलरेटेड चार्जेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं, जिनमें परपेंडिकुलर, ऑसिलेटिंग, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, जो वैक्यूम में सी की स्पीड से प्रोपोगेट करती हैं। एनर्जी लेकर रेडियो वेव से गैमा रेज तक सब इसी फैमिली का हिस्सा हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मन में आता है। हम देखते हैं कि गैमा रेज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और वो छोटी न्यूक्लियाई से आती हैं। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, वो बड़े एंटेनास से। मेक सेंस। पर विजिबल लाइट के बारे में सोचें। वो एटम से निकलती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ एटम के साइज से हजारों गुना बड़ी होती है। हाँ, ये पॉइंट है। तो इमिटर, एटम और एमिशन लाइट वेवलेंथ के स्केल में ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये एटम्स के अंदर लाइट जनरेशन के बारे में क्या बताता है? शायद क्वांटम प्रोसेसेस के बारे में कुछ इशारा करता है। सोचने वाली बात है।